हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्ति एजुकेशन हब पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जो सोशल साइंस का है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफिकली डिवीज़न ऑफ इंडिया। बच्चों, हमारे देश इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है। क्यों? क्योंकि यह एक तरफ तो फ्रीजी कोल्ड स्नो पीक है और दूसरी ही तरफ स्क्रोलिंग हॉट डेजर्ट है। एक तरफ फर्टाइल प्लान्स हैं तो दूसरी ही तरफ ब्यूटीफुल बीचेस और आइसलैंड्स हैं। आज की वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एक डिटेल के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको टेक्स्ट बुक्स के जो आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स और जो बैक एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए अलग से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पूरे चैप्टर का जो नोट्स है वो मैं स्लाइड्स में आपको दिखा ही दूंगी। बट हाँ, फिर से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो न्यू NCERT है क्लास 7th की, ये उसका चैप्टर है। उसका मैं बुक का फ़ोटो भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो आप देख लेना। अब आप अपनी नोटबुक जल्दी से निकाल लीजिए, पेन पेंसिल जिससे भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले सभी चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चलिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो अब अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट से शुरू करते हैं। डू यू नो, ईयर 1984 में जब इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, तब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था, ऊपर से भारत कैसा दिखता है? हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस? तो राकेश शर्मा जी ने बहुत ही गर्व से आंसर दिया, सारे जहां से अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि पूरे जहां से सुंदर, यानी कि बेटर देन द होल वर्ल्ड। इतना सुंदर लगता है, उन्होंने इस छोटी सी लाइन से जिक्र किया था। स्पेस से हमारा देश एकदम इतना सुंदर दिखता है, इसकी जो फिज़िकल बाउंड्री है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरे लैंड मास को हम एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। नाउ लुक एट द स्क्रीन, इम्पॉर्टेंट नोट्स। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा देश एशिया कंट्रीज़ से साउथ पार्ट में लोकेट है। अगर हम इंडिया के साथ उनके नाइबर कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार को मिला दें तो इस पूरे रीजन को इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। सब कॉन्टिनेंट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एक कॉन्टिनेंट की तरह अपनी नेचुरल बाउंड्री है। नॉर्थ में जो हिमालय है, वेस्टर्न में डेजर्ट और अरेबियन सी है, ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में विशाल इंडियन ओशन है। इस विशाल ज्योग्राफिकली के बेस पर हम इंडिया को 5 फिजिकल जोन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको इसका थोड़ा इंट्रो पार्ट समझ में आया ही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द माइट, हिमालय एंड द वाटर टाउन ऑफ एशिया। और फर्स्ट मेजर फिजिकल डिवीजन है, तो फर्स्ट मेजर डिवीजन इज़ द हिमालय रेंजेस। बच्चों, हिमालय हमारे देश के नॉर्थ में एक ह्यूज वॉल की तरह खड़ा है। इट
stretch for about 2500 kilometers across 6 different countries. वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो सब यही लोकेट है। कैसे? पीक्स जो 8000 मीटर से भी ऊंची है उन्हें 8000 कहा जाता है और इनमें से मैक्सिमम पीक्स हमारे हिमालयाज़ में ही है, जैसे माउंट एवरेस्ट एंड हिमालयाज़ है। तो एक तो माउंट एवरेस्ट है और दूसरा है कंचनजुंगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह इतने बड़े पहाड़ बने कैसे? लेट्स मी टेल यू एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राइट। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इंडिया का ज़मीन का थोड़ा यहाँ नहीं था। यह साउदर्न हेमिस्फीयर में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। धीरे धीरे ये पीछे ब्रेक हुआ और नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने लगा। नॉर्थ में एक बहुत बड़ा लैंडमास था जिसे यूरेशिया कहते हैं। लैंड बैंक 50 मिलियन ईयर पहले हमारा इंडिया लैंडमास बहुत फोर्सफुली होता ना, बहुत फोर्स के साथ में ये यूरेशिया से कॉलोनियल कर गया, यानी टकरा गया। तो ये छोटी सी स्टोरी है। जब दो इतने बड़े बड़े लैंडमास आपस में टकराते हैं तो बीच की ज़मीन एक कारपेट की तरह ऊपर उठ गई, है ना। तो उससे क्रिम्पल्ड अप लाइक अ कारपेट, और इसी तरह जन्म हुआ हमारे मध्य हिमालय का, क्योंकि यह लेयर्स के फोल्ड होने से बने हैं, इसीलिए इन्हें फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। दैट्स ऑल इम्पॉर्टेंट कि इसे दूसरा क्या नाम दिया गया, तो फोल्ड माउंटेन। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग इंडिया। आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, जिसे हिमालयाज़ की हाइट हर साल 5 mm बढ़ जाती है। संस्कृति में हिमा का मतलब होता है स्नो और आल्या का मतलब होता है अबुड। यही द अबुड ऑफ नो स्नो, बर्फ का घर। संस्कृत में इसे कहते हैं, देखो दो वर्ड हिमा और आल्या जिसको जॉइंट करके द अबुड ऑफ स्नो, बर्फ का घर कहा गया है। अब इसमें एक ही आता है कि द वाटर टाउन्स एंड 3 रेंजेस। हिमालय को द वाटर टाउन ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी और पवित्र रिवर जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं की बर्फ़ ग्लेशियर्स पिघलने से ही बनती है। इन रिवर्स में साल भर पानी रहता है, इसीलिए इन्हें पेरिनियल रिवर कहते हैं। गंगा का ओरिजिन गौमुख से होता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर्स का एजेस है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स की मतलब है ये, इसे नोट कर लेना कि हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस है। फर्स्ट द हिमाद्री ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड द हिमाचल लेसर हिमालयाज, द शिवालिक आउटर हिमालयाज। अब ये हिमाद्री क्या है? तो यह सबसे ऊंची रेंज है जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। देन द हिमाचल, तो ये मिडिल रेंज है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत
मतलब प्लीजेंट होता है। और सारे फेमस हिल्स स्टेशंस जैसे शिमाल्या और ये अपना म्यूजिरिया और दार्जिलिंग यह यही है। द शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय, ये सब लो हाई फोर्ट हिल्स है जहाँ घने जंगल और रिच वाइल्ड लाइफ मिलती है। यहाँ के लोग मतलब डिज़ास्टर से बचने के लिए एक स्पेशल आर्टिस्ट कल्चर है का यूज़ करते हैं, जिसे हिमाचल प्रदेश में कटकुन्नी आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें बिना सीमेंट के सिर्फ लकड़ी वुड और मतलब जो पैटर्न होता है ना स्टोन को लेयर बाय लेयर जोड़ा जाता है, जो घरों के अर्थक्वेक प्रूफ बनाता है। यानी कि जो वुड और स्टोन होती है उसकी ले बाय ले बना के उसे बनाया जाता है, ताकि वो अर्थक्वेक जो आए तो उससे वो क्या कहते हैं वो प्रूफ बना पाए। ठीक है। देन आता है द कोल्ड डेजर्ट लखन और हॉट डेजर्ट थार। ये दो डेजर्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं बिल्कुल अलग ही दुनिया में, जिसे द मूनलैंड यानी लद्दाख कहा जाता है। बच्चों, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ गर्म रेत होता है, पर जो लद्दाख इंडिया का एक कोल्डेस्ट डेजर्ट है, थार रीजन है। यहाँ हिमालय के रेन शो एरिया में आता है, इसीलिए यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। सारी के जो मौसम में जो सर्दियों का मौसम आता है ना, यहाँ टेम्परेचर अप्रॉक्स -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब सोचो वहाँ कितना ठंडा रहता होगा। यहाँ ट्री और वेजिटेशन बहुत रेयर है। लैंडस्केप में सिर्फ मतलब रॉक्स और जो सनराइज सॉल्ट वाटर होता है ना, लेक्ड दिखते हैं। और जैसे कि आपने मूवीज़ 3 इडियट्स के एंड के जो पेंगोंग देखा तो उसके देखी थी, इस इतनी हार्श कंडीशन में यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा कंपेनियन होता है द याक से उन्हें मिल्क, मीट, वूल और ट्रांसपोर्ट सब मिलता है। यहाँ बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ मिलती है, जैसे स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स और टिबेटन एंटेलोप्स, ये सब यहाँ मिलते हैं। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो मतलब याक होता है उसका यूज़ में लिया जाता है। अब आता है द थार डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट से थोड़ा वेस्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ मिलती है रंग सुनहरा हो जाता है। द थार डेजर्ट, जिसे हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, यह मेजरी राजस्थान और गुजरात के एरिया में मतलब फैला है। यहाँ सनसेट रहता है मतलब रेत के यहाँ पर सुनहरे रेत के पहाड़ होते हैं, जिन्हें हम सैंड डन्स कहते हैं। यहाँ पानी की बहुत मतलब कमी है, स्केर्सिटी होती है, तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने पानी बचाने के लिए बहुत इंटेलिजेंट तरीके निकाले हैं। वो बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं, जिन्हें टंका या कुंड्स कहते हैं। पता है दोस्तों, थार डेजर्ट में पानी बचाने के लिए लोग मतलब बोलते ना बर्तन अल्टरनेट्स साफ़ करने के लिए सबसे पहले ड्राई सैंड रेत का यूज़ करते हैं, ताकि कम से कम पानी खर्च मतलब
उनके इतना पानी की कमी है कि उनको सबसे पहले बर्तनों को, मतलब जैसे कोई ऑयली बर्तन है तो उसको साफ़ करने के लिए, या कोई भी बर्तन हो, वो पहले उससे वहाँ की मिट्टी से साफ़ करते हैं, देन उसके बाद वो पानी का यूज़ में लेते हैं। ताकि देखो डायरेक्ट अगर वो धोएंगे तो उनको कितना पानी लग जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई हाँ, वो वहाँ पे पानी को स्टोर कहाँ करते हैं, वो किस तरह से पानी का यूज़ करते हैं। यह बहुत ही बेटर और अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो। डेज़र्ट के पास ही हमें मिलती है अरावली हिल्स। यह पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो अरावली एक दीवार की तरह खड़ी है जो थार डेजर्ट के मिट्टी को आगे बढ़ने से रोकती है। यह हिल जिंक, कॉपर और हाई क्वालिटी मार्बल्स के लिए रिच है। मतलब कि अरावली माउंटेन्स इतनी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द नॉर्थर्न प्लेन एंड पेनिनसुला प्लेट्यू। हिमालय के ठीक साउथ में आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन, यानी जैंगेटिक प्लेन्स। यह प्लेन्स बहुत ही फ्लैट और विशाल है। जब हिमालयस रिवर गंगा, यमुना एंड इंडस पहाड़ों से नीचे आती है तो वो अपने साथ बहुत फाइन मिनरल्स, रिच मिनरल मिट्टी लेकर आती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। यह सॉइल इतनी फर्टाइल, उपजाऊ होती है कि यहाँ बहुत इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन को इंडिया का ब्रेड बास्केट, अनाज का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश के सबसे ज़्यादा वीट और राइस उगाए जाते हैं। फ्लैट एंड लैंड होने की वजह से यहाँ रोड्स और रेलवे बनाना बहुत इजी था। इसीलिए पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती है। यहाँ एरिया टाइगर्स और इंदिरा गांधी का भी नेचुरल हैबिटेट है। टाइगर और इंडियाज़ गैरिलियस का नेचुरल हैबिटेट है। अब आते हैं हम द डेक्कन प्लेट्यू एंड कोस्टल रीजन। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जिसे हम द डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू का मतलब होता है अ लैंड फॉर्म विच इज़ एलिवेटेड बट फ्लैट फ्रॉम द टॉप, यानी एक टेबल लैंड शेप। यहाँ एरिया बहुत पुराना है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से बना है, इसीलिए यहाँ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मिलती है, जो कॉटन की फार्मिंग के लिए बेस्ट होती है। इस प्लेट्यू के तीन तरफ पानी है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। ऐसा लैंडमास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे पेनिनसुला कहते हैं। इस प्लेट्यू के दोनों एजेस पर पहाड़ हैं। वेस्टर्न एजेस को वेस्टर्न घाट कहते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स है और बहुत ऊंचे हैं। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। ईस्टर्न एजेस को ईस्टर्न घाट कहते हैं, जो ब्रोकन और थोड़े छोटे पहाड़ हैं। इस प्लेट्यू रीजन में हमारी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जैसे संथोल्स, गोंडर्स और भील्स रहते हैं, जो नेचर के साथ बहुत बैलेंस्ड में जीते हैं। देन आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द कोस्ट लाइन डिटेल्स एंड आइसलैंड फॉरेंटियर्स। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन
लगभग 7500 किलोमीटर्स लंबी है। ईस्टर्न कोस्ट पर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ओशियन से मिलती है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, द संडरबैंड डेल्टा। अब यह एरिया अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैजेस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा हमारे पास जो मेन आइसलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये 2 आइसलैंड्स हैं। तो लक्षद्वीप आइसलैंड यह अरेबियन सी में है, ठीक है। यह साइज़ में छोटे हैं और कोरल ओरिजिन के हैं। कोरल का मतलब होता है समुद्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, पॉलिप्स के स्केलेटन से बनी ज़मीन, ऐसा कुछ है ये। और अंडमान एंड निकोबार का मतलब है कि ये बे ऑफ बंगाल जो आता है ना, उसमें है। यह समुद्र के अंदर ड्यूब मतलब है हुए माउंटेन्स है जो कि समुद्र में अंदर डूबते हैं, ठीक है। माउंटेन्स चेंज की पीक है, ठीक है। पता है बच्चों कि अंडमान में लोकेट है ये बैरन आइसलैंड, जो पूरे साउथ एशिया और इंडिया के अकेले एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब पहली बात तो ये जो माउंटेन्स है ये पानी के अंदर थोड़े से डूबे हुए हैं, इनका जो पीक पॉइंट है ना उसको ही बताया गया, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे देश में कितने डाइवर्सिटी है, पर मतलब इसका बावजूद हमारी जो रिवर है ह्यूमन मतलब इतनी जो मतलब रिवर्स है, हमारा जो मॉनसून सिस्टम और जो हमारा कल्चर हुआ सबको एक सूत्र में बांधता है, एंड दैट इज़ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको समझ आया होगा कि एक मतलब कहते हैं ना, माला पोने के लिए इस धागे में जिस तरह से अपन मोती पिरोते हैं, उसी तरह से इतनी सब डाइवर्सिटीज़ वगैरह को देखा, सब कुछ अपन ने देखा, किस तरह से रिवर्स थी, कैसे माउंटेन्स वगैरह हैं, क्या क्या रेंजेस है, सब कुछ अपन ने पढ़ा। इसे हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया हो। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं इस क्लास के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप इन आंसर को वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन की फ़ोटोग्राफ्स अच्छे से स्लाइड पे शो करवा दूंगी। आप ये सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आप भले अपनी रफ़ कॉपी में कर लेना, पता नहीं आपके स्कूल में टीचर अलाउड करेंगे या नहीं, और आप चाहो तो वो आपकी इच्छा है, आप अपने कॉपी में इनको मतलब नोट डाउन कर लेना। हो सकता है कि मैम जो क्वेश्चन लिखा है वो आपको डिफ़िकल्ट लगे, तो शायद ये लैंग्वेज आपको ईजी लगे, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ये आपको बहुत मतलब ईजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्लास 7th सोशल साइंस का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा और सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को भी थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर ही लिया है। आई एम श्योर अब इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ जाए, कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, मेरा एक्सप्लेनेशन इजी लगता है, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर देना। अपने सभी स्कूल फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सारे चैप्टर्स को आसान लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कीर्ति एजुकेशन हब
को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में। और मेरे को इतना लग रहा है कि शायद आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। देखो मैंने अपना बहुत 100% मतलब फोकस इस चैप्टर में दिया था, मैंने बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले न्यू वीडियोज़ डालने का। टिल देन कीप इट अप, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you so much watching my video. Bye bye.